क्लास 12 की जो यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले मैक्सवेल ने इसके बारे में प्रेडिक्ट किया था थ्योरेटिकली, ठीक है ना, वैसे बता दिया था कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। उसके बाद जो है हर्ट्ज, पहले वो साइंटिस्ट थे, वो शख्स थे जिन्होंने जो है ये लैब में इसकी प्रोडक्शन करके देखी थी, एक्सपेरिमेंटली इसकी जो है प्रोडक्शन करके देखी थी। अब पहले ये सुनो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे वेव्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो है ये इस तरह से जो है इसकी प्रोपगेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे चल रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह इसके परपेंडिकुलर चल रहा है, ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे सन है, सन से बहुत सारी, सन एक हॉट बॉडी है ना, उसमें से बहुत सारी रेडिएशन निकलती, बहुत सारी वेव्स निकलती। उनमें कौन कौन सी मेन? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है ना। तीन तो हमने पता ही है, टोटल हमने जो इसके बारे में 7 जो है वो पढ़नी। अब देखो, पहले है इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? अब देखो ये तो सुनो ना, पहले इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, किसको हटा दिया, ये देख सुनो। अब देखो, ये हमारे पास एक कैपेसिटर ने यूज कर लिया, ये एसी है, ठीक है। तो कैपेसिटर में बीच में कोई भी वायर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और जब कोई कनेक्शन नहीं है फिर भी हम ये देख पा रहे हैं कि ये लूप बना रहा है, ठीक है। करंट इधर से उधर फ्लो हो रहा है। तो इसने किसको रिप्लेस कर दिया? पहले देखो, ये वायर होना चाहिए था ना करंट को फ्लो कराने के लिए। अब वायर नहीं है, अब सिर्फ कैपेसिटर लगा रखा है। तो इस कैपेसिटर ने किसको रिप्लेस कर दिया? वायर को रिप्लेस कर दिया। यानी इस तरह से वायर को हटा करके जो करंट बना है, जिसने इसको डिस्प्लेस किया, उसकी वजह से इसका क्या नाम रख दिया गया है? डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे कि मैग्नेट की हेल्प से हम एक लूप के अंदर गैल्वेनोमीटर लगा करके हम क्या बनाते थे? हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाते थे कि ये जो गैल्वेनोमीटर कभी इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, कभी उधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमने बिना कंपास के एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि जब भी हमने जो है नियर बाई कॉइल में जो है करंट ऑन किया तो जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो हमने ये बताया था उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी चेंज होगा, देखो चेंज जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या क्रिएट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट जो है हमें पता है कि करंट किसी भी एक सर्किट के अंदर वो सेम रहेगा। तो एम्पियर्स लॉ है, ये 3rd यूनिट से 2 पाई बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। और करंट कितना, करंट हमें क्या होता है, क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी होता है। तो देखो, ये जो है प्रेजेंस ऑफ बी, ये मैग्नेटिक फील्ड है ओवर गैप ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बताता है कि यहाँ पे जो है ना करंट है, तभी तो ये लूप बना, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तभी तो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है। बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोल देंगे कि हम ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। इट इज करंट बिटवीन कैपेसिटर प्लेट विदाउट वायर। देखो यही चीज़ है पढ़ने की। क्या है ये? करंट है कैपेसिटर
प्लेट में के बीच में और बिना वायर के, इस वजह से इसको क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। फाई ई क्या होता है, ई इंटू में ए, ये फ्लक्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, अब एरिया है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इतना, ये एरिया का फॉर्मूला, एरिया लिख दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई को Q/ε0 A इंटू में ए। ठीक है, ये जो फ्लक्स का एक फॉर्मूला गॉस थ्योरम से क्या होता है, Q/ε0 ये होता है, ये आपको याद करना है। तो जो ये इक्वेशन है वो आपको याद करनी है, दोनों तरफ जो इसमें डिफ्रेंशिएशन कर दे इस वाली इक्वेशन का, डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, डी फाई ई बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डी क्यू बाई डी टी और 1/ε0 ये तो कांस्टेंट है। डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। ठीक है, तो आई डी जो है, आई डी क्या, ये बोल देंगे इसको आई डी, ये उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ε0 डी फाई ई बाई डी टी। कंडक्शन करंट के लिए तो ये होता है डी क्यू बाई डी टी, और डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए ये यूज होगा। टोटल करंट कितना होगा, दोनों का एडिशन, जब वायर है तब भी, जब वायर नहीं है। देखो जब वायर है तो आईसी का यूज करो, और जब वायर नहीं है, कैपेसिटर है, तो आईडी का यूज करो। टोटल करंट दोनों का एडिशन होगा, कहीं पर कैपेसिटर लगा कहीं पर नहीं है, तो दोनों का क्या कर देंगे, एडिशन ही कर देंगे। तो इन कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर में सिर्फ वहाँ पे हम कैपेसिटर यूज नहीं करेंगे, तो आईडी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। विद इन कैपेसिटर तो हमने वहाँ पे वायर हटा दिया, तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू आई डी। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो हमें पता है कि सन और अर्थ, सन से जो है लाइट आती है। ठीक है, 3 तरह की रेडिएशन निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन। सन एक बॉडी है, यानी किसी भी बॉडी को जब हम गर्म करेंगे तो अलग अलग तरह की रेडिएशन निकल जाती है। ठीक है, बिना किसी बीच के मीडियम को गर्म किए हुए, बिना किसी बीच के मीडियम को हीट किए हुए ये यहाँ तक आते। देखो हमें पता है कि अर्थ और सन के बीच में जो है कोई मीडियम नहीं, बिल्कुल वैक्यूम है, और जब वैक्यूम है तो इसका मतलब क्या है, रेडिएशन फिर भी अर्थ तक आ रही है, इसका मतलब इन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वेव इन विच इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक अगर एक्स एक्सिस में है तो दूसरा कौन से एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में, और चलेंगी किसी तीसरी एक्सिस में। ठीक है ना, तो क्या बोल देंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे चलती। तो देखो बिल्कुल ईजी है, ये याद ना हो तो ये बना दो, बिल्कुल सिंपल है। बी को मैग्नेटिक फील्ड, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड, और वेव का प्रोपगेशन। अगर एक एक्स है, दूसरा वाई, तीसरा जेड है, 2 का पता लगा लो, तीसरा हमें जो उसको खुद ब खुद लिख देना। इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए, यानी दिखाई देने के लिए कौन सा फील्ड जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जो है उसको लाइट वेक्टर भी जो हम बोल देते हैं। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या, प्रॉपर्टी देखो, दोनों ही फील्ड में चेंज आना, दोनों में एक साथ चेंज आना, दोनों का क्रस्ट मैक्सिमम एक ही टाइम पे होगा, दोनों का ट्रफ एक ही टाइम पे मिनिमम जो मैक्सिमम ही लगा लो, दोनों एक बार 0 से स्टार्ट होंगी, दोनों एक बार ही 0 पे ख़त्म हो जाएंगे। वेरिएशन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस मतलब बिल्कुल इकट्ठा, मैक्सिमा भी एक ही टाइम पे आएगी, मिनिमा भी एक ही टाइम पे आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इज ए वेव इन विच इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर किसके होगा, जो जिस डायरेक्शन में वे प्रोपेगेट कर रहे हैं। इस देखो परपेंडिकुलर के लिए हम यहाँ पर वर्ड क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्स। तो दोनों जो वेव्स हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब उसको ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मेटल मीडियम की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ा तो है अभी अभी, जो सन है और अर्थ है
सन से अर्थ तक जो वेव्स आती है उन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी और मोमेंटम उनके पास होता है, ठीक है। एज दे प्रोपगेट थ्रू स्पेस, स्पेस के अंदर से आती है, उनकी भी खुद की स्पीड है। देखो यहाँ से स्पीड से अंदाजा लगा लो ना तुम, स्पीड से अंदाजा लगाओ कि अर्थ पर जो है सन से 8 मिनट 30 से 33 सेकंड के अंदर जो है ना वो रेडिएशन आती है, यानी उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी और हमें स्पीड ऑफ लाइट का पता है। और एनर्जी जो है दोनों में ही इक्वली डिवाइड होगी, यानी 50-50 डिवाइड हो जाएगी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक्सीलरेटिंग चार्ज, एक्सीलरेटिंग चार्ज मतलब जब भी जो है एक इलेक्ट्रॉन है एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा तब, और उस सेल से वापस आएगा तब एक रेडिएशन जो है एक एनर्जी एमिट करेगा, और उस वही एनर्जी किसको जो प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो प्रोड्यूस कर देगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, बहुत सारी रेज का जो है कॉम्बिनेशन। ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। देखो लाइट की हमने पढ़ी थी 10th क्लास में भी कि वेवलेंथ भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, और जो है फ्रीक्वेंसी एक जो है वो चेंज नहीं होती, पर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी, वाइट लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, अलग कलर की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। फॉर्मूला ये याद रखना है, फ्रीक्वेंसी का c/λ याद करना भी बिल्कुल आसान है। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, ठीक है। अगर तुमने स्पीड याद रखना, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस यानी वेवलेंथ बाई टाइम, ठीक है। और ये 1/टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी अगर तुमने निकालना है जो तो क्या आ जाएगा, λ/, फ्रीक्वेंसी निकालना तो c/λ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, जो c की वैल्यू ये, अगर तुम्हारे पास वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी निकाल देनी तुमने, ठीक है, न्यूमेरिकल आ जाएगा इसके ऊपर। अगर वेवलेंथ मैंने 250 दे दी तो डिवाइड करके देखो और फ्रीक्वेंसी मेरे को बता देनी तुमने, और अगर फ्रीक्वेंसी मैं दे दूं तो उसके बाद तुमने वेवलेंथ बता देनी, ये तुमने याद करना है। इसके बाद है डिफरेंट टाइप की जो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। देखो ये 5 से 9, 9 से 11, यानी ऑर्डर ये इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो जिस अगर यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है, इसी में जो है वेवलेंथ डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों में क्या रिलेशन है, c/λ, यानी ये बढ़ेगी तो ये घट जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घट जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। याद करनी, मैंने क्या कैसे याद रखा है वो सुन लो। राम इन VU, ठीक है, XYZ, इस तरीके से बिल्कुल मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा, जो भी उठपटांग तरीका मेरे से बना मैंने उस तरीके से जो है इसको याद कर लिया। ये जो है फ्रीक्वेंसी तुमने याद करनी है। अब है रेडियो वेव। रेडियो वेव जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, देखो ऊपर से देख के ऊपर से फ्रीक्वेंसी देखनी है, और ये तुमने जो है लिख देना है। सोर्स ऑफ रेडियो वेव, रेडियो वेव का सोर्स को क्या होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। ऑसिलेटिंग जहाँ पे AC यूज किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट। यूजेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक तो जो है रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में जो है इनका यूज किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये है। सोर्स इसका भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ओवन में किया जाता है, कुकिंग वगैरह के लिए, ठीक है। रेडार में किया जाता है। रेडार कहाँ पे यूज होता है बताओ, रेडार एरोप्लेन में जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, ताकि पता चल जाए कि ये
एरोप्लेन कहाँ पे है। एनालिसिस ऑफ फाइन डिटेल्स ऑफ एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, जो भी छोटे छोटे एटम या मोलिकुलर स्ट्रक्चर हमारे पास होती है उनका पता लगाने के लिए जो है माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। उसके बाद इंफ्रारेड वेव, हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, जो हमारे रिमोट वगैरह है ना, हम नहीं चाहते कि रिमोट से जो है रेडिएशन निकलती हुई हमें एलईडी वगैरह की तरफ जाती हुई दिखाई दे, तो इंफ्रारेड वहाँ पे यूज होती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है तुमने याद रखनी। सोर्स जो है मॉलिक्यूल्स और हॉट बॉडीज है, इसके अंदर यूज कहाँ पे किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है, मेडिसिन वगैरह में किया जाता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है इसका, कोई भी थेरेपी, फिजिकल थेरेपी के लिए, जैसे मस्कुलर स्ट्रेन मार्क जकड़न वगैरह हो जाती तब। नाइट विजन डिवाइसेस जो है, जो रात को देखने के लिए या धुंध वगैरह में देखने के लिए जो इंफ्रारेड का ही यूज किया जाता है। ग्रीन हाउस में किया जाता है इसका। रिवेलिंग सीक्रेट राइटिंग ऑन एंशिएंट वॉल, जो पुरानी दीवारें हैं उनको, उनमें जो है उनकी राइटिंग समझने के लिए जो हम इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। सन जो इसका सोर्स है, पता चला ही था, इंफ्रारेड का विजिबल का अल्ट्रावायलेट का सोर्स है सन। तो लाइट और विजिबल लाइट, देखो इसकी वजह से तो हम देख पाते हैं, एक सोर्स से दूसरे को डिटेक्ट कौन करता है, इसको ह्यूमन आई करती है। विजिबल लाइट एमिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट अराउंड अस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। सोर्स एटम मॉलिक्यूल्स, देखो जब भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लोअर सेल से हायर सेल में जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है। इसी प्रकार से जब वो हायर से लोअर में जाएगा तो लाइट एमिट करता है वो हमेशा, या बोल दो कि इसी तरीके से जो है ना एक्सरे भी निकलती है, ठीक है। यूज कहाँ पे, ऑप्टिक्स, जहाँ पे हमें दिखाई देने का कोई भी काम पड़ता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, विजन में, फोटोग्राफी में। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड वगैरह करने में इसके जो यूज किया जाता है, ठीक है। एटम मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस एंड सन, अल्ट्रावायलेट तो सन से निकलती है। बर्गलर अलार्म, जैसे वार्निंग वगैरह देने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल जो है टू प्रिजर्व फूड स्टफ, भोजन सुरक्षित रखने के लिए। मेडिकल एप्लीकेशन में, स्टेरिलाइजर में, किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए, जर्म्स वगैरह मारने के लिए जो इसका यूज किया जाता है, फूड वगैरह में अगर हो जाए तो। डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती, जैसे कई जने जो क्या करते हैं इनविजिबल पेन लेके आ जाते हैं, तो वहाँ पे अल्ट्रावायलेट की हेल्प से भी हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में, फिंगरप्रिंट्स में जो इसका यूज किया जाता है। एक्सरे जो है, एक्सरे अभी बताया है कैसे प्रोड्यूस होती है, लोअर से हायर में, हायर से लोअर में जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक्सरे भी वहाँ से निकलती। इनर और मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन एटम, वहाँ से जो है इसका, इसके सोर्स है। रेडियोथेरेपी में जो इसका यूज किया जाता है। और जो अगर मान लिया कोई भी ऐसा डिजीज है जब कि दिखाई नहीं दे रहा, जैसे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या, किसका यूज करेंगे, एक्सरे का यूज करेंगे। मैलिग्नेंट ग्रोथ में एक्सरे फोटोग्राफी। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर वगैरह में, ट्यूमर वगैरह में इसका यूज किया जाता है। क्रैक वगैरह, जब भी कोई मेटल वगैरह हो जाती है उसमें उसकी क्रैक वगैरह निकालने के लिए जो है ना इसका यूज किया जाता है। दो तीन जो है तुमने इसकी एप्लीकेशन जो है वो याद करनी। इन फिनिश्ड मेटालिक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह खत्म होने की कगार पे है तो उसको भी क्रैक वगैरह इसके चेक किए जा सकते हैं। स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिटेक्शन स्मगल्ड गुड्स इन बैग्स ऑफ ए पर्सन, तो इन सब स्मगलिंग का जो भी सामान होता है उसकी डिटेक्शन के लिए जो एक्सरेज का यूज किया जाता है। अब है वाई रेज, गामा रेज, फ्रीक्वेंसी ये है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है, जो भी रेडिएशन एमिट करते हैं जैसे मरकरी वगैरह है, ठीक है, तो वो जो गामा रेज को रेडिएट करते हैं। इसका भी जो यूज कहाँ पे होता है, कैंसर और ट्यूमर के ट्रीटमेंट में हो जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है। और स्ट्रक्चर किसकी, न्यूक्लियस की, या न्यूक्लियाई मतलब
न्यूक्लियाई में आएंगे हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। मैक्सवेल ने जो है 4 इक्वेशन दी थी जिससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पहली है गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो बताती है, ठीक है, फ्लक्स के बारे में E/ds=Q/ε0 जो इसका सोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है इसका यूज होता है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिस्ट करते हैं, ये बताती है। सेकंड जो एप्लीकेशन है इसकी वो इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में बताती है कि जो गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज होगा वो एक क्लोज लूप के अंदर जीरो होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ तो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस का होना जरूरी है। थर्ड जो एप्लीकेशन है फैराडे की है जो 4th यूनिट में है, E=d∅b/dt E∫dl। तो dv/dt फ्लक्स के फॉर्मूला इनटू A। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन जो यहाँ पे अब आई है इस वाले में आई है, तो जो इंटीग्रेशन ले लिया क्लोज B/dl, ठीक है, μ0IC+ID B∫dl, और ये हमारे पास आ गया था। दिस प्रूव्स दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, IC+ID, ठीक है। जो हमारे पास ये आया था ना, ये वाला जो आया था, हम इसको जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है।